नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज ये तय हो गया कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। शुभेंदु अधिकारी को आज सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया और इसके बाद शुभेंदु ने गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। अब कोलकाता में कल शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन अमित शाह ने शपथ ग्रहण से पहले ही शुभेंदु अधिकारी की सरकार को टारगेट दे दिया। अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता ने बदलाव के भरोसे के साथ बीजेपी को चुना है, इसलिए अब बंगाल को भय मुक्त, हिंसा मुक्त, घुसपैठियों से मुक्त, टोलाबाजी से मुक्त, करप्शन से मुक्त और भरोसे से युक्त बंगाल बनाना है। शुभेंदु अधिकारी ने भी वादा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो जो वादे किए हैं वो एक एक वादा पूरा करेंगे। अमित शाह ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाने वालों को क्या जवाब दिया, ममता बनर्जी और राहुल गांधी को क्या नसीहत दी, बीजेपी के विधायकों को क्या लक्ष्य दिया और शुभेंदु अधिकारी के सामने कौन कौन सी चुनौतियां होंगी, ये सब आपको बताऊंगा आज की बात में। और इसके अलावा केरल और तमिलनाडु की भी बात करेंगे, जहां सरकारें बनने वाली हैं लेकिन गठन में देर क्यों हो रही है, इस पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं बंगाल से। ये तो पहले से तय था कि बंगाल की कमान शुभेंदु अधिकारी को ही मिलेगी। आज औपचारिकता पूरी हुई बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में। अमित शाह और मोहन चरण मांझी ऑब्जर्वर के तौर पर मीटिंग में पहुंचे और 5 मिनट के भीतर ही सर्वसम्मति से शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। जैसे ही अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया तो पूरा कन्वेंशन सेंटर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। आमतौर पर विधायक दल की मीटिंग में सिर्फ नेता का चुनाव होता है, भाषण नहीं होते, लेकिन बीजेपी के लिए बंगाल की जीत बहुत खास है। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, वो भी 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ। इसलिए आज अमित शाह उत्साह में थे, थोड़े भावुक भी हुए। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी की दिल खोलकर तारीफ की। शुभेंदु को जुझारू, निडर और संघर्षशील नेता बताया। अमित शाह ने कहा कि वो शुभेंदु अधिकारी की प्रशासनिक क्षमता को जानते हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल की जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। शुभेंदु भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सफल होइए और बंगाल के जनता के पूरी आकांक्षाओं को, आशाओं की पूर्ति का आप माध्यम बनिए। शुभेंदु को मैं लंबे समय से जानता हूं, संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी। एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूषणों को भी देखा है। यहां पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और उन्होंने जो संघर्ष किया है वो संघर्ष आज परिणाम लाया है। शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी, इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। मैं भवानीपुर की जनता का भी बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। अमित शाह ने आज बार बार बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा इस दिन के लिए बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपना खून बहाया है। 321 कार्यकर्ताओं ने अपनी कुर्बानी दी। पार्टी उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगी, लेकिन अब बीजेपी की सरकार बंगाल को हिंसा मुक्त बनाएगी। बंगाल में न भय होगा, न किसी का खून बहेगा। मैं ही अध्यक्ष बना था, उपचुनाव आया, हमारे
अभी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जी एक उपचुनाव जीतकर हमारा खाता खोले थे। 2014 की बात कर रहा हूं। 16 में 3 हुए, 21 में 77 हुए और 26 में 207 के साथ आज हमारा मुख्यमंत्री बैठने जा रहे। ये यात्रा जितनी भव्य है, आनंददायक है, मगर यात्रा का मार्ग जबरदस्त असहनीय पीड़ा से भरा हुआ है। मैं आज भूल नहीं सकता कि 321 भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपनी जान इस जीत के लिए गंवाई है, विचार के लिए गंवाई। मैं देश भर में घूमा हूं पार्टी के अध्यक्ष के नाते। केरल और बंगाल इसके अलावे कहीं पर इस प्रकार की क्रूर हिंसा का नग्न तांडव मैंने नहीं देखा है। कम्युनिस्टों ने और फिर टीएमसी ने। मैं आज हृदय के भाव के साथ वो सभी 321 कार्यकर्ताओं के परिवारजनों को देश की करोड़ों करोड़ों जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भावपूर्वक नमन करना चाहता हूं। आपके परिवार के स्वजन ने बलिदान देकर हमारे विचार को तो मजबूत किया ही है, हमारी पार्टी को तो आगे बढ़ाया ही है, मगर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके परिवार के स्वजन का वो बलिदान पश्चिम बंगाल की सीमा को भी सुरक्षित कर पूरे भारत को सुरक्षित। इसके बाद अमित शाह ने भविष्य की बात की। बंगाल में बदलाव कैसे होगा, बीजेपी की सरकार क्या क्या करेगी, सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी, सरकार का एजेंडा क्या होगा, ये सब बताया। अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है। 23 में से 9 जिलों में तृणमूल कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। सारी की सारी सीटें बीजेपी ने जीती। अमित शाह ने कहा बीजेपी की जीत जितनी बड़ी है, जिम्मेदारी उससे भी ज्यादा बड़ी है। बंगाल के लोग घुसपैठ से मुक्ति और सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए सरकार सबसे पहले बॉर्डर को सुरक्षित करेगी, घुसपैठ और गौ तस्करी को पूरी तरह बंद करेगी। इस जीत का महत्व हमारी आइडियोलॉजी के एक्सपांशन तक सीमित नहीं है। ये जीत का महत्व भाजपा एनडीए का 21वां राज्य आए इस तक महत्व नहीं है। ये जीत का महत्व है, ये जीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सबसे बड़ा छिद्र था उसको भरने का काम किया है, वो महत्वपूर्ण। ये विजय का एक और मायना है। त्रिपुरा में हमारी सरकार है, आसाम में हमारी सरकार है और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है। घुसपैठ असंभव होने वाली है, गौ तस्करी असंभव होने वाली है और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर लेगी। न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ये ध्रुवीकरण का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है, ना जी, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। आपका देखने का चश्मा पीला है, इसलिए आपको सब कुछ पीला दिखता है। ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। इसके बाद अमित शाह ने बीजेपी के विधायकों को बताया क्या करना है और क्या नहीं करना। बंगाल चुनाव के दौरान पॉलिटिकल वायलेंस, करप्शन, तृणमूल कांग्रेस के सिंडिकेट को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। इसलिए आज विधायक दल की बैठक में अमित शाह ने कहा अब बंगाल की जनता को कटमनी, टोलाबाजी और सिंडिकेट कल्चर से आज़ादी मिलेगी। राजनीति में घुसे अपराधियों पर एक्शन होगा। अगले कुछ महीनों के भीतर बंगाल में बदलाव साफ दिखाई देगा।
बंगाल में ममता जी के 15 साल में एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा राजनीतिकरण हो गया। सारे एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख अंग उपांग राजनीतिकरण हो गए उनका, और राजनीति का अपराधीकरण कर दिया। तो एक प्रकार से पूरे बंगाल में सुशासन आए ऐसी व्यवस्था ही नहीं। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, ममता जी के शासन में एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण हुआ और राजनीति का अपराधीकरण हुआ। अपराधी ही राजनेता बन गए, तो विकास की कोई गुंजाइश ही नहीं बनी। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से बंगाल की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, भाजपा के शासन में न एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण होगा, न राजनीति का अपराधीकरण होगा। ये हमारा बंगाल की जनता को वादा है। गुंडागर्दी, हिंसा, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, कट मनी, ये जो त्रास था बंगाल की जनता पर, हमारे नए मुख्यमंत्री के चार्ज लेते ही कुछ ही महीनों में ये सारा समाप्त हो जाएगा और बंगाल के किलोमीटरों दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक होगा। इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है, और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई है। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं, और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी। अमित शाह ने बड़ी समझदारी से बात की, पश्चिम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाया, ये बताया कि आने वाली सरकार कैसी होगी। अगर उन्होंने जो जो कहा वो वाकई में बीजेपी की नई सरकार इंप्लीमेंट कर पाई तो वाकई में एक बार फिर सोनार बांग्ला देखने को मिलेगा। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के सीनियर लीडर्स के साथ लोक भवन पहुंचे, राज्यपाल आर.एन. रवि के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। गवर्नर रवि ने शुभेंदु अधिकारी को सरकार बनाने का न्योता दिया। अब कल सुबह 11 बजे शुभेंदु मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी जी को प्रति आभार प्रकट करता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, अमित शाह जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेते हुए विधायक दल का निर्वाचित हुआ हूँ। सब विधायक का समर्थन हुआ। बीजेपी में डेमोक्रेसी है, सब विधायक लोग ने चुना। संगठन को लेकर, जनता को लेकर जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया है चुनाव के दौरान, वो पूरा करने का काम करूंगा। बंगाल में कल नई सरकार का गठन होगा, शुभेंदु अधिकारी नए मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कल सिर्फ मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा या मंत्रियों की भी शपथ होगी? बीजेपी की रणनीति क्या है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं इंडिया टीवी के संवाददाता पवन नारा के पास। पवन, क्या अपडेट है आपके पास में, क्या जानकारी दे सकते हैं? कल जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? जी रजत जी, कल जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ मुख्यमंत्री के अलावा कोई उप मुख्यमंत्री नहीं होगा। ये हमें बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं। यानी सीधे तौर पर यहाँ एक मुख्यमंत्री की अगुवाई में जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म होगी। इसके अलावा इस वक्त अमित शाह और बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक दल के नेता के बीच, शुभेंदु अधिकारी के बीच बैठक चल रही है। कुछ लिमिटेड सीनियर लीडर्स जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे वो इस शपथ ग्रहण में शपथ लेते हुए नजर आएंगे। मसलन दिलीप घोष उनमें से एक हो सकते हैं, जो खड़गपुर से विधायक हैं, सांसद पहले रह चुके हैं, और 2016 में जब बीजेपी 3 सीटें जीती थी उनमें से एक सीट दिलीप घोष ने जीती थी। निशित प्रामाणिक हैं, जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, कूच बिहार से आते हैं, वो एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं।
अग्निमित्रा पॉल हैं जो आसनसोल से 40,000 के बड़े मार्जिन से जीती हैं। दुर्गापुर आसनसोल बेल्ट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, वो एक टीम में शामिल हो सकती हैं। रुद्रा घोष हैं हावड़ा से, वो शामिल हो सकते हैं। दीपक बर्मन है उत्तर बंगाल से, वो शामिल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि रत्ना देवनाथ, आरजीकर जो रेप कांड हुआ था उसकी मां जो पानीहट्टी से जीती थी, वो महिलाओं के जस्टिस के एक चेहरे के तौर पर उभरी हैं। आज अमित शाह ने अपने भाषण में भी उनका जिक्र किया, वो भी इस शपथ ग्रहण में शामिल हो सकती हैं। और एक नाम और मैं आपको बताना चाहूंगा, पूर्णिमा चक्रवर्ती, जिन्होंने विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर शशि पांजा जो कि 3 बार की विधायक थी, उनको हराया है, एक बड़ी जीत हासिल की है। ये वो कुछ नाम हैं जो कल शायद शपथ लेते हुए दिख सकते हैं। शपथ ग्रहण में सबसे बड़ी बात यह होगी कि आपको छाप दिखाई देगी आरएसएस की बैकग्राउंड के जो लोग हैं और जो सीनियर हैं, जमीन पर बीजेपी के लिए संघर्ष करते रहे हैं, वो यहां पर सुवेंदु अधिकारी की कैबिनेट में प्रोमिनेंट चेहरों के तौर पर शामिल किए जाएंगे। पवन नारा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। इंतजार करेंगे कल सुबह 11 बजे तक का, जब ये शपथ ग्रहण समारोह होता है, पता चलेगा कौन कौन मंत्री बनेगा। समारोह भव्य होगा, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मौजूद होंगे। और पवन नारा ने यह भी बताया कि बंगाल में कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं होगा। कल शुभेंदु अधिकारी के साथ दिलीप घोष, निशित प्रामाणिक, अग्निमित्रा पॉल, रुद्रा घोष, दीपक बर्मन, रत्ना देवनाथ को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। यह सब संभावित नाम है। चूंकि चुनाव नतीजे आने के बाद से ही इंडिया अलायंस के नेता चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, अमित शाह ने आज उनको भी करारा जवाब दिया। अमित शाह ने कहा, चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बंगाल के लोगों को भय मुक्त वातावरण दिया, इसलिए बंगाल में ऐतिहासिक वोटिंग हुई, अभूतपूर्व नतीजे आए। इसके लिए तो चुनाव आयोग की तारीफ होनी चाहिए। और इसके बाद अमित शाह ने कांग्रेस को, खासतौर पर राहुल गांधी को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हार पर बेकार के बहाने बनाने के बजाय, संवैधानिक संस्थाओं पर कीचड़ उछालने के बजाय आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि बहाने बनाने वाले कभी सफल नहीं हो पाते। मित्रों, आज मैं कांग्रेस पार्टी की भी बात करना चाहता हूं। कई साल से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीतती है कई जगह पे, और अभी अभी उनको मालूम पड़ गया है कि चुनाव जीतना तो अब असंभव है, तो चुनाव की प्रक्रिया को ही कलुषित कर दो, बदनाम कर दो। इसलिए कांग्रेस के प्रमुख नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने अपनी हार को छिपाने के लिए कभी ईवीएम, कभी वोट चोरी, कभी मतदाता सूची, कभी एसआईआर, ये सब कीचड़ उछाड़ने का प्रयास कर रहा है। मगर मैं आज कांग्रेस पार्टी को कहने आया हूं कि हम तो 14 से आए हैं, हम तो 2014 से शासन में आए हैं। तमिलनाडु में 1967 से आपका कोई सीएम नहीं बन पाया, ये सभी वोट चोरी थी क्या? पश्चिम बंगाल में 49 साल से आपका सीएम नहीं बना है, वो सभी वोट चोरी थी क्या? सिक्किम में 82 साल से आपका 42 साल से आपका सीएम नहीं बना है, बिहार में 36 साल से नहीं बना है, गुजरात में 30 साल से नहीं बना है, ओडिशा में 26 साल से नहीं बना है, नागालैंड में 23 साल से नहीं बना है, महाराष्ट्र में 12 साल से नहीं बना है। अगर ये सभी वोट चोरी है तो वोट चोरी करने वाले तो आपके साथ बैठे हैं भाई। आज सारे इंडिया अलायंस के सदस्य बने हैं। मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार के लिए आत्मचिंतन करने की जरूरत है। देश की जनता राहुल गांधी को नेता बनने के बाद सैन हर जगह कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट दे रही है, और राहुल जी के नेतृत्व में ही इंडिया अलायंस फिर से टूटने की शुरुआत भी हो गई। जो लोग राजनीति में आत्मचिंतन नहीं करते हैं और फौरी बहाने ढूंढते हैं,
वो कभी विजय के लिए यश प्राप्त नहीं करते हैं। राहुल गांधी पर तो अमित शाह की नसीहत का कोई असर नहीं होगा। आज राहुल ने फिर दोहराया कि बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से चुनाव जीत रही है। लेकिन प्रश्न है बंगाल की जनता का, बंगाल की जनता की उम्मीदों का। उन्हें पूरा करना, बंगाल को भयमुक्त बनाना शुभेंदु अधिकारी के सामने वाकई में बड़ा चैलेंज है। शुभेंदु अधिकारी इस बात को समझते हैं कि उन्हें गुंडों की फौज और सुपारी किलर्स को ठिकाने लगाना होगा। बंगाल के महिलाओं के दिल में जो डर है उसे भरोसे में बदलना होगा। कल ही केंद्र सरकार के एक मंत्री ने मुझे बताया था कि वहां महिलाओं पर जुल्म की बातें सुनकर वो सन्न रह गए थे। महिलाओं को ये गुंडे सफेद साड़ी भेजते थे, जिसका मतलब होता था कि हमारी बात नहीं मानी तो विधवा होने के लिए तैयार रहो। जिन औरतों को पान भेजा जाता था उन्हें किडनैप करके गैंगरेप करके छोड़ दिया जाता था। आज ही हमारे रिपोर्टर ने बताया कि पुलिस ने गुंडों के यहां से सफेद कपड़े के सैकड़ों थान और पान बरामद किए हैं। अगर इस बार फिर टीएमसी जीत जाती तो न जाने कितना रक्तपात होता, न जाने कितने लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ता। आरजीकर और संदेश खाली की घटनाओं ने बहु बेटियों के दिलों में जो खौफ पैदा किया था, बंगाल की महिलाओं ने वोट देकर उसका बदला लिया है। और अब गुंडों और क्रिमिनल्स पर लगाम लगाने के लिए सबसे पहले इंश्योर करना होगा कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडे और अपराधी भगवा पहनकर, तिलक लगाकर, भेष बदलकर बीजेपी का झंडा न उठा लें। अगर बीजेपी ने यह फर्क नहीं किया तो यह वही गलती होगी जो ममता बनर्जी ने सीपीएम के गुंडों को खुली छूट देकर की थी। अब बंगाल में तो पिक्चर क्लियर है, लेकिन तमिलनाडु में अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। आज शाम यह खबर आई कि विजय कल शपथ लेंगे, लेकिन अभी अभी खबर आई कि गवर्नर ने विजय को सरकार बनाने का न्योता अभी तक नहीं दिया है। आज विजय फिर गवर्नर से मिले, लेकिन 116 विधायकों के समर्थन का ही पत्र सौंपा। विजय ने कहा कुछ और पार्टियां उन्हें समर्थन देंगी, लेकिन गवर्नर ने कहा पहले 118 विधायकों का सपोर्ट लेकर आइए। विजय को अभी सिर्फ कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज का समर्थन मिला है। विजय के पास 107 अपने विधायक हैं, 5 कांग्रेस और लेफ्ट के 4 मिलाकर 116 विधायक ही हो पाते हैं। हालांकि आज शाम तक ऐसा लग रहा था कि तमिलनाडु में सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। तमिलनाडु में सीपीआई और सीपीएम के 2 विधायक हैं। दोनों पार्टियों ने टीवीके को समर्थन का ऐलान किया। हालांकि लेफ्ट पार्टीज ने कहा वो विजय की सरकार को बाहर से समर्थन देंगी, मुद्दों के आधार पर विजय को सपोर्ट करेंगी। Let them form the government. After the government is formed, definitely the left parties together or independently, we will conduct our meetings and we will chalk out a program. We will go and meet the government chief minister and represent, definitely. Our only point is it should be a secular government. We are not thinking beyond that. और तमिलनाडु में जो हो रहा है उस पर ज्यादा जानकारी के लिए चेन्नई चलते हैं। राघवन हमारे साथ हैं। राघवन, थोड़ी देर पहले तक तो लग रहा था कि बड़े आराम से बहुमत मिल जाएगा, सरकार बनाने का न्योता मिल जाएगा, यह भी सुना कि 11 बजे शपथ ग्रहण होगा, लेकिन अब लगता है तस्वीर बदल गई। जी बिल्कुल रजित जी, यकीन मानिए विजय की फिल्मों में भी इतने ट्विस्ट और टर्न्स हमने नहीं देखे जो राजनीति में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही विजय तीसरी बार लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद बाहर निकले, उनके पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि वहाँ पर हमने नंबर्स दे दिए हैं, सब कुछ क्लियर है और कल सुबह 11 बजे विजय जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन राजभवन से नहीं आया है जिसमें ये कहा गया हो। अब जो लोक भवन के सोर्सेस है वो हमें बता रहे हैं कि जो समर्थन की चिट्ठी थी रजत जी, वो सिर्फ 116 विधायकों की मिली है। हालांकि ये ओरली गवर्नर साहब को कम्युनिकेट किया गया कि चूंकि लेफ्ट पार्टीज के स्टैंड को ही तिरुमावलवन की पार्टी, जो वीसीके के 2 विधायक जिनसे टीवीके की लगातार बात चल रही है, वो उसी लाइन को टो करेंगे, ये उन्होंने ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड कहा। इसीलिए हम जो है ये मानकर चल रहे हैं कि 118 विधायकों का समर्थन है। लेकिन एक बार फिर अभी जो पता चल रहा है उसमें साफ साफ जो मैसेज आया लोक भवन से, उसमें यह कहा जा रहा है रजत जी कि ये शॉर्टफॉल ऑफ फिगर है। इसीलिए ऐसा लगता है कि अभी भी विजय के शपथ को लेकर सस्पेंस बरकरार है। राघवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। ये खबर ऐसी है जिस पर आपको लगातार
नजर रखनी पड़ेगी। हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे, जैसे ही आपको कोई खबर मिले बताइए। दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया। तमिलनाडु में तो सरकार पर सस्पेंस बना हुआ है। एक चीज कंफर्म हो गई, इंडिया अलायंस आज ऑफिशियली टूट गया। कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़कर टीवीके को सपोर्ट करने का फैसला किया। कांग्रेस की इस धोखेबाजी से एमके स्टालिन बेहद नाराज हैं। डीएमके ने इंडिया अलायंस से अलग होने का ऐलान कर दिया है। लोकसभा में डीएमके पार्लियामेंट्री पार्टी की लीडर स्टालिन की बहन कनिमोई ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बाकायदा चिट्ठी लिखी और डीएमके के सांसदों का सिटिंग अरेंजमेंट बदलने की मांग की। स्पीकर को लिखी चिट्ठी में कनिमोई ने लिखा कि डीएमके को इंडिया अलायंस के साथ न माना जाए। डीएमके के सांसदों को लोकसभा में इंडिया अलायंस से अलग सीटें अलॉट की जाएं। कनिमोई ने लिखा कि तमिलनाडु में सियासी हालात बदल गए हैं। कांग्रेस के साथ डीएमके का गठबंधन खत्म हो गया है, इसलिए लोकसभा में डीएमके के एमपी कांग्रेस के सांसदों के साथ नहीं बैठना चाहते। स्टालिन इस बात से नाराज हैं कि उन्होंने बुरे वक्त में कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस ने डीएमके की मदद से 5 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद राहुल गांधी ने डीएमके से रिश्ता खत्म करने और टीवीके को सपोर्ट करने का एक तरफा ऐलान कर दिया, बात तक नहीं की। इस वक्त एक और खबर आई है, वीसीके के चीफ इस वक्त एमके स्टालिन से मिलने पहुंचे हैं। वीसीके चीफ इस वक्त स्टालिन से मिलने पहुंचे हैं। एक बार फिर से राघवन के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता राघवन जिनके पास अपडेट है। राघवन, क्या बता सकते हैं आप? जी देखिए, लगातार तीसरी बार मुलाकात हो रही है तिरुमावलवन की एमके स्टालिन के साथ, क्योंकि वो इस बात पर लगातार कायम है कि जो गठबंधन उनके साथ रहा है, पिछले 30 सालों का साथ जो है डीएमके के साथ वीसीके का रहा है, उसमें लेफ्ट पार्टीज भी शामिल है। लगातार तिरुमावलवन रजत जी ये कहते हैं कि वो वामपंथी दलों का जो भी राय रुख होगा वो उसको फॉलो करेंगे। इसी लिहाज से शायद टीवी के इस इंप्रेशन में थी कि तुरंत जो है वो समर्थन का लेटर मिल जाएगा, लेकिन एक बार एमके स्टालिन से मिलना, उनसे चर्चा करना एक बार फिर जो है इस उहापोह की स्थिति को पैदा कर रहा है। हालांकि तिरुमावलवन ने यह कहा था कि आज उनकी जो पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग है उसके बाद आज देर रात या कल सुबह तक वो अपना रुख साफ कर देंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जो लेफ्ट पार्टियों का रुख होगा वही उनका रुख भी होगा। लेकिन अभी अचानक एमके स्टालिन के साथ मुलाकात ने यहां पर राजनीतिक अटकलों को और बढ़ा दिया है। रजत जी, ये एक अच्छा अपडेट आपने दिया है राघवन, और मुझे लगता है कि लगातार इसी तरह के डेवलपमेंट होते रहेंगे। हम भी लगातार आपके साथ संपर्क में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है कि चुनाव में हार के बाद डीएमके ने एआईएडीएमके की सरकार बनवाने का प्रस्ताव किया था। स्टालिन ने सीपीआई, सीपीएम और वीसीके तीनों से कहा कि वो भी एआईएडीएमके को आउटसाइड सपोर्ट दें, पर कम्युनिस्ट पार्टियों को एआईएडीएमके के बीजेपी अलायंस से प्रॉब्लम है। उन्होंने इसका जिक्र भी किया, लेकिन उन्होंने विजय को सपोर्ट करने का फैसला स्टालिन को इन्फॉर्म करके किया, इसलिए उनसे नाराजगी कम है। स्टालिन की असली नाराजगी कांग्रेस से है, जिसने बिना बात किए उतावला होकर विजय की टीवीके को सपोर्ट का ऐलान किया। डीएमके के नेताओं को लगता है कि अगर कांग्रेस अचानक डीएमके का साथ नहीं छोड़ती तो डीएमके और एआईएडीएमके मिलकर विजय की सरकार नहीं बनने देते। मजे की बात है कि कांग्रेस और लेफ्ट का सपोर्ट मिलने के बाद भी विजय बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाए हैं। वो राज्यपाल से 3 बार मिल चुके हैं, लेकिन उनके पास कुल 116 विधायकों का सपोर्ट है। 2 विधायकों की अभी भी कमी है। अब बदले हालात में कुछ भी हो सकता है। वीसीके पार्टी के नेताओं की स्टालिन के साथ मीटिंग चल रही है। अब अगर डीएमके और एआईएडीएमके साथ आ जाते हैं, वीसीके उनका साथ दे देता है, तो सबसे ज्यादा मुश्किल कांग्रेस को होगी। तमिलनाडु में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए सरकार के गठन में देरी हुई, लेकिन केरलम में यूडीएफ को पूर्ण बहुमत मिला है। इसके बाद भी कांग्रेस अभी तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पाई है। विधायकों की राय लेने के बाद आज अजय माकन और मुकुल वासनिक ने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है। पता यह लगा कि केरलम में मुख्यमंत्री के रेस में 2 ही नाम बचे हैं। पहला है केसी वेणुगोपाल का और दूसरा वीडी सतीशन का।
केसी वेणुगोपाल का पलड़ा भारी है। कांग्रेस के 63 में से 43 एमएलएज ने केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। 10 विधायकों ने वीडी सतीशन को सपोर्ट किया है। बाकी 10 एमएलएज ने पार्टी हाईकमान के फैसले को सपोर्ट करने की बात कही है। इस लिहाज से केसी वेणुगोपाल का पलड़ा भारी लगता है, लेकिन मुश्किल यह है कि यूडीएफ की सहयोगी पार्टियां वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं। केसी वेणुगोपाल फिलहाल पार्लियामेंट के मेंबर हैं, लेकिन वीडी सतीशन विधायक हैं, 5 साल विपक्ष के नेता रहे हैं, इसलिए खरगे के लिए फैसला करना आसान नहीं होगा। हालांकि आज अजय माकन ने कहा कि सहयोगी दल क्या कह रहे हैं इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिरी फैसला कांग्रेस हाईकमान को लेना है। सभी से बात करी है, एमएलए से एक एक करके बात करी है और सब लोगों से रायशुमारी करी है, 1 लाइन रेजोल्यूशन पास किया है और जो भी जिसने भी कहना था वो हमने नोट करके लीडरशिप को दिया है और उसको पूरा स्टडी करके जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा। सर लेकिन एक बड़ी बात यह है कि सर 1 लाइन का रेजोल्यूशन सब कुछ हाईकमान पे डाल दिया गया है, तो अब आप लोगों के ही यहाँ रिपोर्ट के ऊपर ही ये चीजों को आधारित, और जो सहयोगी दल है उनका क्या कहना है सर? सहयोगी दल का कोई इसमें कहना माना नहीं जाता, ये हमारा अपना विधायक दल का फैसला है जिसको हम अपने हिसाब से करेंगे और किसी भी सहयोगी दल ने कोई सिफारिश या कोई भी उनके सुझाव इस बारे में नहीं है। अजय माकन की बात सही है कि इसमें सहयोगी दलों का कोई फैसला नहीं होता, ये फैसला सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को लेना है। विजय लक्ष्मी हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। विजय, क्या बता सकती हैं आप केरलम के बारे में? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? किसकी तरफ भारी है पलड़ा? देखिए, अभी जो लग रहा है उसके हिसाब से तो केसी वेणुगोपाल जो है वो फ्रंट रनर हैं, उनका पलड़ा भारी है। एक तो वो 10 जनपद के करीबी हैं, कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी उनके करीबी हैं, और इसके अलावा जो विधायकों की बैठक हुई 63 कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक हैं, उसमें से 10 ने कहा कि हाईकमान को जो है वो फैसला करने की जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन बाकी जो 53 विधायक थे जिनसे रायशुमारी हुई उनमें 43 ने कहा कि केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। हालांकि इसमें से कुछ विधायक 5 से 7 के करीब विधायक ऐसे थे जिन्होंने केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन और केसी वेणुगोपाल और रमेश चन्नीतल्या का भी नाम लिया कि इन में से कोई एक बनाया जाना चाहिए। तो केसी वेणुगोपाल का पलड़ा जरूर भारी लगता है जब आप केंद्र की राजनीति से केरलम की राजनीति को देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप केरलम की ग्रासरूट की राजनीति से केरलम को देखने की कोशिश करेंगे तो वीडी सतीशन एक ऐसा चेहरा है जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन उन्होंने काफी मेहनत की और जो तमाम आईयूएमएल है, 22 एमएलए उनके हैं, केरला कांग्रेस जोसेफ है, उनका भी समर्थन जो है वीडी सतीशन को है। इनका कहना है कि किसी विधायक को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए और इनको लगता है कि जो नैरेटिव सेट किया एलडीएफ को हराने के लिए केरलम में वो वीडी सतीशन ने किया, उनको लगता है कि उसका श्रेय उनको मुख्यमंत्री बना करके कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी के लिए जरूर एक आप कह लीजिए एक फिक्स का सिचुएशन है, एक कैश 22 सिचुएशन है, लेकिन आज वीडी सतीशन, रमेश चन्नीतल्या, इन तमाम नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है। देर रात 11 बजे तक ये तमाम नेता दिल्ली पहुंच जाएंगे और हाईकमान इनसे बात करेगा। जो नाराजगी है क्योंकि वीडी सतीशन के समर्थन में केरला के तमाम जो जिले हैं वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है, क्योंकि ग्रास रूट से भी एक उनको लेकर के समर्थन है। हालांकि विधायकों का ज्यादातर जो समर्थन है वो केसी वेणुगोपाल को लेकर है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि ज्यादातर केसी वेणुगोपाल के जो करीबी लोग थे उनको टिकटें मिली चुनाव से पहले, तो इस लिहाज से उनके ज्यादा समर्थकों का चुनकर आना लाजमी था। लेकिन अब ये बात भी साफ है कि विधायकों का ज्यादा जो पलड़ा है वो केसी वेणुगोपाल की तरफ झुकता है, लेकिन जो बाकी जो अलाय पार्टनर्स हैं वो चाहते हैं वीडी सतीशन। इसके अलावा ग्रास रूट, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहते हुए उन्होंने काफी 5 साल आपने ठीक कहा विजय, ये आपका अंदाजा बिल्कुल सही है कि क्योंकि फैसला दिल्ली में होना है, हाईकमान को करना है। केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के करीबी हैं, ये तो सब लोग ही जानते हैं, कोई सीक्रेट तो है नहीं, तो उनके पक्ष में फैसला होगा, इसकी उम्मीद ज्यादा है। लेकिन इंतजार करेंगे, हम आपसे लगातार संपर्क में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी। वीडी सतीशन कांग्रेस के उन नेताओं में से हैं जो जमीन से जुड़े हैं, यूडीएफ की सहयोगी पार्टियां इसीलिए उनके साथ हैं। केरल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सपोर्ट उनके साथ है, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि विधायक इशारा समझते हैं, इसलिए उनका सपोर्ट केसी वेणुगोपाल के साथ है। और सबसे बड़ी बात, केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के करीबी हैं, इसलिए अगर केसी वेणुगोपाल को
केरलम का नया मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। बिहार की तरफ चलते हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज मंत्रियों ने अपने अपने विभाग काम संभाल लिया। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। वो हेल्थ मिनिस्टर बने हैं। वो आज मंत्रालय पहुंचे, पहली बार मंत्री की कुर्सी पर बैठे। अफसरों ने उन्हें मंत्रालय के कामकाज के बारे में ब्रीफ किया। क्योंकि निशांत राजनीति में नए हैं, उनके पास अनुभव नहीं है, इसलिए मंत्री की कुर्सी पर बैठने में भी निशांत कुमार संकोच कर रहे थे। रिपोर्टर्स ने पूछा कि बिहार के हेल्थ सिस्टम को कैसे सुधारेंगे, तो नीतीश ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि उन्हें डिपार्टमेंट की ज्यादा जानकारी नहीं है, अभी वो काम सीखेंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उसे पूरी सच्चाई, निष्ठा से, ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगा। पहली बार ऑफिस आया हूं, थोड़ा जानूंगा, सीखूंगा, तो फिर बताऊंगा आपको। ऐसे तो पिताजी ने जो 20 साल में किया, चाहे स्वास्थ्य हो या कोई भी विभाग, मेरी कोशिश रही कि वो जो काम है वो सिलसिला जारी रहे और जो भी उन्होंने 7 निश्चय 3 में या समृद्धि यात्रा में वादा किया है, चाहे स्वास्थ्य हो या कोई विभाग, उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। निशांत कुमार को मंत्री बनाया तो तेजस्वी को मिर्ची लगी। तेजस्वी ने कहा कि वो चुनाव जीतकर मंत्री बने। इसके बाद में नीतीश ने परिवारवाद का आरोप लगाकर अलायंस तोड़ दिया था। लेकिन अब बिहार सरकार में 3 नेताओं के बेटे मंत्री हैं, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि अब एनडीए के नेता परिवारवाद की बात तो नहीं करेंगे। भाजपा के लोगों को अब परिवारवाद के बारे में बोलने का अधिकार भी नहीं है। इसी 6 महीने के अंदर हम लोगों ने 2 नेताओं के पुत्रों को देखा, बिना चुनाव लड़े, बिना एमएलसी बने, मंत्री बने, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे हो या नीतीश कुमार जी के बेटे हो। याद कीजिए, नीतीश जी ने वेटनरी के ग्राउंड से क्या कहा था, परिवारवाद पे उन्होंने गठबंधन तोड़ा था। और ये आश्चर्य देखिए, कैबिनेट जो गठन किया गया उसमें 3 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। ये सही है कि निशांत कुमार बिना चुनाव जीते मंत्री बन गए, पर यह आरोप लगाने का हक तेजस्वी को तो बिल्कुल नहीं है। उनके परिवार में तो हर किसी ने राजनीति में हाथ आजमाए, सबको कुछ न कुछ मिला और जिनको नहीं मिला वो नाराज बैठे हैं। अच्छी बात यह है कि निशांत मानते हैं कि वो मंत्री तो बन गए हैं, पर उनके पास अनुभव की कमी है। वो पहले काम सीखना चाहते हैं, उसके बाद। बिहार में हेल्थ डिपार्टमेंट पहले बीजेपी के पास था, अब वो जेडीयू के खाते में चला गया। शिक्षा विभाग हमेशा जेडीयू के पास रहा, वो अब बीजेपी को मिला है। बीजेपी के मिथिलेश तिवारी बिहार के नए शिक्षा मंत्री हैं। आज मिथिलेश तिवारी ने भी शिक्षा मंत्रालय का काम संभाल लिया, लेकिन पहले ही दिन उनके सामने 2 चुनौतियां आ गई। पटना में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर स्टूडेंट्स ने आंदोलन शुरू कर दिया और सहरसा के सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 250 बच्चे बीमार हो गए। तो पहले आपको छात्रों के आंदोलन की तस्वीरें दिखा देता हूं। बिहार में 40,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती 2 साल से लटकी हुई है। सरकार ने वादा किया था इस साल सितंबर तक भर्ती हो जाएगी, अप्रैल तक नोटिफिकेशन निकल जाएगा, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकला है। इसलिए आज सैकड़ों छात्र पटना पहुंच गए। पटना कॉलेज से बीपीएससी ऑफिस तक मार्च निकालने लगे। गांधी मैदान के पास पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका। छात्रों ने नारेबाजी शुरू कर दी, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इसमें कई स्टूडेंट घायल हुए। कई छात्रों के सिर फूट गए। लाठीचार्ज से प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और बढ़ गया। स्टूडेंट्स का कहना है कि सरकार बार बार डेट बढ़ा देती है। इंतजार करते करते 2 साल हो गए। जो छात्र सालों से तैयारी कर रहे हैं वो ओवर एज हो जाएंगे, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इससे जब उन्हें सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला तो वो आंदोलन जारी रखने के लिए मजबूर हो गए। की मांग है कि टीआरई 4 को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करे। जिस तरह वो लोकतंत्र को राजतंत्र बना के लड़के को पीटा है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है। भैया भिखमंगा बना दिया है। हम लोग का एक ही मांग है, चाहे गोली मार दे, लेकिन टीआरई 4 का नोटिफिकेशन बिना पीटी, बिना मेंस के लागू कीजिए। 2 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं और
झूठ पर झूठ बोलते जा रही है। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोगों को जो आप लगातार लंबे समय से जो है ये बता रहे हैं कि आपको जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है, ये सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। हम ये चाहते हैं सर कि आश्वासन नहीं मिले, इस पे काम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम विद्यार्थी हैं, वी आर नॉट अ टेररिस्ट, वी आर स्टूडेंट्स इन आवर स्टेट। सो प्लीज हम लोगों को अपनी बात को रखने का मौका देना चाहिए। एक छात्र है जिसका सर फट गया है, उसको पीएमसीएच लेके गया है, वो उसका किसी का कपड़ा फट गया, किसी का जूता निकल गया है, चप्पल टूट गया है और सर पे बहुत ज्यादा चोट लगा है, बहुत को चोट लगा है। दूसरी घटना बिहार के सहरसा में हुई। यहाँ एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 250 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। ज्यादातर बच्चों ने पेट में तेज दर्द और उल्टियां होने की शिकायत की। 100 से ज़्यादा बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। हालांकि ज़्यादातर बच्चों को घर भेजा जा चुका है। पेरेंट्स ने दावा किया कि बच्चों को जो दाल परोसी गई उसमें एक मरा हुआ सांप निकला। जैसे ही बात पता चली तो बच्चे डर गए, कुछ बच्चों की तबीयत खराब हो गई, लेकिन अब हालात बेहतर हैं। अरे मतलब स्कूल में जो खाना खाया, जो मिड डे मील वाला जो खाना होता है, उसी खाना खाया, उसके बाद अफवाह फैला कि यह सच में गिरा है। उसने बोलता जो खाना हम जो तबियत का बच्चा नहीं होता है तो मुझे सर लगता है गिर गया है, उसके कारण सब बच्चा डर गया, समझे सर। इसीलिए सर का माना अभी घूम रहा है, तभी इसका ठीक है। इसका हमारा बच्चा आया था स्कूल से और उसने बोला है कि पापा खाना में जो सांप पाया गया। उसी माहौल में हम सारे गांव वाले देखें कि सब अफरा तफड़ी का माहौल हो गया, सब गया देखने के लिए और हम भी गए देखने के लिए। जिस तरह हम देखे हैं कि ऑफिस में जैसे ही खाना का प्लेट है उसमें जो है इतनी बड़ी कम से कम जो है सांप पाया गया। हम खुद अपनी आंखों से देखे, जो तेलिया सांप के रूप में देखा गया और हम अपने आंखों से देखे। उसी वजह से सारे बच्चे घबरा गए, डरे हुए हैं, कुछ बच्चे बेहोश हुए हैं। चूंकि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने आज ही चार्ज संभाला था और आज ही छात्रों का आंदोलन हो गया और आज ही मिड डे मील खाने के बाद बच्चे बीमार हो गए, इन दोनों मामलों में मिथिलेश तिवारी से सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा वो जिम्मेदारी से भागने वालों में नहीं है। शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन 1-2 दिन में निकल जाएगा और सरकारी स्कूलों में मिलने वाले खाने की भी जांच की जाएगी। जो हमारे एसीएस हैं बी राजेंद्र जी, उनसे हमने पूरी जानकारी प्राप्त की है। विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है। हमने आज कहा है इसको तेजी से करने के लिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों की समीक्षा बैठक रखी है, तो हम एक बार अभी जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक में और उनके चार्टर ऑफ डिमांड क्या है, आखिर वो चाहते क्या हैं, वो आकर के हमसे एक बार कल बात करें कोई उनके प्रतिनिधि। और हमारी सरकार प्रॉब्लम को सॉल्यूशन तक ले जाने वाली सरकार है और हम चाहेंगे कि बिना बात किए, बिना विषय रखे आंदोलन करना उचित नहीं। मैं आपको आज आश्वासन देता हूं, आप अगले 2-3 दिनों के अंदर ही हम इसकी कब शुरू करेंगे, कब निकालेंगे, कैसे करेंगे, ये सब पे अभी हमने अपने प्रधान सचिव को निर्देशित किया है और कहा है कि जिन विषयों को लेकर छात्र आज आंदोलित हैं उसका तुरंत समाधान होना है। अफवाह है, आप भी अपनी टीम भेज करके दिखवाइए। चूंकि जो जहाँ पे मिड डे मील बनाया जाता है वहीं से सारे विद्यालयों में जो मिड डे मील जाता है, तो किसी एक विद्यालय का ये अगर मान लीजिए विषय आया है, हो सकता है कि उस विद्यालय में कहीं कोई गड़बड़ी हुई हो सप्लायर के माध्यम से या जो भी हो, लेकिन फिर भी हमने आज डीएम को कहा है कि अगर यह अफवाह ही है तो इसकी जांच कराइए। ये सही है कि बिहार में शिक्षा विभाग हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। बिहार में शिक्षा को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। अब नए शिक्षा मंत्री बने हैं जो बीजेपी के कोटे से हैं, लेकिन अच्छी बात है उन्होंने इस बदलाव को एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने शिक्षकों और विद्यार्थियों को इस बात का आश्वासन दिया कि चाहे पहले मंत्री कोई और था, अब कोई और है, इसको किसी बहाने की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वो दोनों समस्याओं की गहराई में जाएंगे और उसका रास्ता निकालेंगे। अब बात महाराष्ट्र की। नासिक में टीसीएस कंपनी में जबरन धर्मांतरण और सेक्सुअल हैरेसमेंट केस की मुख्य आरोपी निदा खान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। कोर्ट ने निदा खान को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। पुलिस ने निदा को छत्रपति संभाजी नगर से अरेस्ट किया। निदा
टीसीएस के एचआर डिपार्टमेंट में काम करती थी। उस पर ऑफिस में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के सेक्सुअल हैरेसमेंट और धर्म परिवर्तन का प्रेशर बनाने का इल्जाम है। इस केस में पुलिस ने एआईएमआईएम के नगर सेवक मतीन पटेल को भी को-एक्यूज बनाया है। एआईएमआईएम के नेता मतीन पटेल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए, निदा खान को बचाने के लिए अपने घर में छुपाया। टीसीएस धर्मांतरण केस की जांच एसआईटी कर रही है और अब तक 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। निदा खान समेत 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसआईटी जांच में पता चला कि निदा ने टीसीएस में काम करने वाली महिलाओं पर बुर्का पहनने का प्रेशर बनाया, उन्हें मजहबी किताबें दी, उनके मोबाइल में इस्लामिक ऐप्स इंस्टॉल करवाए। कुछ महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि इस मामले में गिरफ्तार लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की थी। उन्होंने निदा खान से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की शिकायत की, लेकिन निदा खान ने जानबूझकर उनकी शिकायतों को दबा दिया। नासिक पुलिस और छत्रपति संभाजीनगर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में आरोपी निदा खान इनको छत्रपति संभाजीनगर के नरेगांव इस परिसर से अरेस्ट किया गया है और इस परिसर के जो लोकल कॉरपोरेटर है इन्होंने इनको हार्बर किया या पनाह दिया ऐसे निष्पन्न हुआ है और नरेगांव के कॉरपोरेटर मतीन मजीद पटेल इनको हमने इस गुने में आरोपी किया है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि निदा खान नासिक की रहने वाली है, वो संभाजीनगर कैसे पहुंच गई, वहां उसे किसने पनाह दी, इस केस में एआईएमआईएम के नेताओं का क्या रोल है, इसकी जांच होनी चाहिए। ही खान एकटी नाही तर तिच्याबरोबर तिची आई होती, तिची मावशी होती आणि तिला ज्यांनी सपोर्ट केला होता खऱ्या अर्थानं ते एमआयएम होतं। एमआयएमचे माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी मागे सुद्धा त्या संदर्भामध्ये उघडपणे स्टेटमेंटही केले होते आणि एका अर्थानं पाठिंबा दर्शवला होता। मुंब्राचं प्रकरण असो, नाशिकचं असो, पुण्याचं असो, अनेक ठिकाणी एमआयएम या अशा प्रकारच्या त्यांच्या ज्या गतिविधी ज्याला म्हणता येईल त्या वाढवण्याचा प्रयत्न करतात। धर्मांतर करणे, मुलींना फसवणे, हे सगळे प्रकार या एमआयएमच्या महाशयाच्या नेतृत्वात होतात। म्हणून ही जी खान जी मुलगी आहे किंवा ही बाई आहे ही एक मोहरा है। संजय शिरसाट मराठी में जो कह रहे थे उसका मतलब है निदा खान के साथ उसकी माँ और मौसी भी थी, उसे एआईएमआईएम ने सपोर्ट किया। संजय शिरसाट ने कहा कि इम्तियाज जलील पहले भी एक तरीके से निदा खान को समर्थन कर चुके हैं। इस तरह का कोई भी मामला हो मजलिस का नाम जरूर आता है। संजय शिरसाट ने कहा कि इस केस में निदा खान सिर्फ एक मोहरा है, इनका नेटवर्क तो पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। फडणवीस ने भी कहा कि निदा खान के मददगार बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। हे स्पष्टपणे दिसतं आहे की निदा खान यांना लपवून ठेवण्यामध्ये एमआयएमचे नगरसेवक यांचा हात होता। त्यांच्या पाठीमागे कोण कोण होतं हे देखील शोधून काढलं जाईल। अशा प्रकारे कन्व्हर्जन रॅकेटमध्ये ते इन्व्हॉल्ड आहेत का, कन्वर्जन रॅकेटला ते मदत करतायत का, त्यांचा आशीर्वाद त्याला आहे काय, सगळं शोधलं जाईल। देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे ये बात बिल्कुल साफ है कि निदा खान को छिपाने के लिए एआईएमआईएम का नगर सेवक था। उस नगर सेवक के पीछे और कौन कौन लोग हैं, अब इसकी जांच की जाएगी। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस इस मामले की तह में जाएगी, धर्मांतरण के पूरे रैकेट का पर्दाफाश करेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। संजय शिरसाट ने आरोप लगाए तो इम्तियाज जलील ने जवाब भी दिया। इम्तियाज जलील ने कहा उन्होंने संजय शिरसाट के करप्शन का खुलासा किया है, इसलिए उनका नाम घसीटा जा रहा है। इम्तियाज जलील ने कहा निदा खान कोई अपराधी नहीं है, वो अभी सिर्फ आरोपी है, लेकिन सरकार के मंत्री कोर्ट के फैसले से पहले ही उसे दोषी ठहराने में लगे हैं। इसका इन्वेस्टिगेशन जहां तक मेरी मालूमात है ये नासिक पुलिस कर रही है
मेरे शहर का कोई पालक मंत्री कर रहा है करके ऐसा नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके है तो ये तय करने वाले हैं। अगर उनको कुछ शिकायत है, उनकी कोई तकरार है, तो वो पुलिस कमिश्नर के पास जाए, मुख्यमंत्री के पास जाए, वहां पे जाके शिकायत करे। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि इतने टाइम से जो मैंने इनके भ्रष्टाचार के पलीदा खोला था पूरा, उसमें वो किसी तरीके से ऊपर नीचे मैनेज करके बच तो गए हैं। अब उन्हें लग रहा है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया है तो जितनी धुलाई कर सकते हैं धुलाई कर ले। सिरसाट साहब, इतना ही अगर तड़प जो आपकी अभी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, मीडिया को बुला रहे, उस वक्त भी अगर ऐसी तड़प रहती और जाते मुख्यमंत्री के पास और कहते कि साहब ये आदमी ने मेरे ऊपर है तो बहुत गंभीर आरोप लगाया है, इसकी उच्च स्तरीय इंक्वायरी करे, और अगर मैं निर्दोष निकला इसमें से तो इम्तियाज जलील को फांसी पे लटका है, मैं लटक जाता। मैंने आपको दोनों तरफ की बातें सुनवा दी, लेकिन इस पूरे मामले में AIMIM का नाम आना अनफॉर्चुनेट है। असदुद्दीन ओवैसी का बैकग्राउंड सब जानते हैं। वो सेक्सुअल हैरेसमेंट करने वाले किसी एलिमेंट को मजलिस में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उनकी पार्टी में किसी ने अपराधी को बचाने की कोशिश की है तो उन्हें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच जंग फिर से शुरू हो सकती है। 7 अप्रैल से शुरू हुआ सीज फायर खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि आज अमेरिका और ईरान दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत ताकत के दम पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की कोशिश की थी। अमेरिकन नेवी के 3 वॉरशिप स्टेट ऑफ हॉर्मुज में घुसने की कोशिश कर रहे थे। IRGC ने पहले वार्निंग शॉट फायर किए, लेकिन अमेरिकी वॉरशिप नहीं रुके तो ईरान ने क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया। ईरानी सेना की स्पीड बोट्स ने भी अमेरिका के डेस्ट्रॉयर्स पर अटैक कर दिया। अमेरिकन शिप्स को चारों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद अमेरिकन नेवी ने भी जवाबी कार्रवाई की। वॉरशिप पर तैनात एंटी अटैक मिसाइल्स दागी गई, गनशिप से फायरिंग की गई। ईरान और अमेरिका के बीच कई घंटे तक गोलाबारी चलती रही। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान के जबरदस्त हमले की वजह से अमेरिकन शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पीछे हटना पड़ा। ईरान ने अमेरिकी जंगी जहाज़ों के अलावा UAE पर भी मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किया और अमेरिकन शिप्स के साथ हॉर्मुज क्रॉस करने की कोशिश कर रहे ऑयल टैंकर्स को भी डिटेन कर लिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका की जवाबी कार्रवाई में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। उसकी कई स्पीड बोट्स नष्ट हो गई हैं, जबकि अमेरिकन वॉरशिप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान से डील करना चाहता है, लेकिन ईरान का रुख धोखेबाजी वाला है। They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no cease. You won't have to know. It's an offer that's basically said they will not have nuclear weapons. They're going to hand us the nuclear dust and many other things that we want. Yeah, they agree. But when they agree, it doesn't mean much because the next day they forgot they agreed. And you know, we're dealing with different sets of leaders. प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कहा वो आपको हिंदी में बता देता हूं। ट्रंप ने कहा इस छोटी सी झड़प के बावजूद ईरान और अमेरिका का सीज फायर जारी है। वो चाहते हैं ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दे, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे। ट्रंप ने कहा मुश्किल यह है कि ईरान एक दिन इसके लिए मान जाता है और अगले दिन फिर अपना वादा भूल जाता है। अमेरिका का पाला ईरान की एक अलग तरह की लीडरशिप से पड़ा है। ये साफ है कि अमेरिका अब ये जंग रोकना चाहता है, पर ईरान उसकी शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। न तो वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करेगा, न यूरेनियम अमेरिका को सौंपेगा, और ना ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका की दखलंदाजी को स्वीकार करेगा। अमेरिका और ईरान की लड़ाई में नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा है। भारत जैसे मुल्कों को भी आघात पहुंचा है, जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। अब टकराव की वजह से फिर से वॉर के आसार बने हैं, लेकिन दुनिया में शांति कायम हो और व्यापार नॉर्मल बने, इसके लिए जंग रुकना बहुत जरूरी है।